गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 एंड हमने 10 प्रिंसिपल्स कर लिए थे। आज करेंगे नंबर 11। तो आप लोग हेडिंग लिखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब इसका मीनिंग क्या है सुनो ध्यान से। ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस टाइम का रेवेन्यू है, जिस टाइम की इनकम है, उसी टाइम दिखानी है। मतलब जिस टाइम सेल कर दी उसी टाइम रेवेन्यू दिखाना है, भले ही पैसे आए या नहीं आए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स सेल किए मान लो 15 फेब को, ठीक है, 15 फेब को, और पेमेंट आई, अमाउंट आया, कैश आया 15 अप्रैल को। तो आप बताओ इसको इनकम या रेवेन्यू में कब दिखाएंगे, फेब में या अप्रैल में? जिस टाइम सामान बिक गया, गुड्स बिक गए, उसी टाइम इनकम दिखानी है, राइट? तो फेब में दिखा देंगे। यही कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। एक और एग्जांपल, मान लो आपको एडवांस मिल गया, 15 फेब को, पैसे आ गए, एडवांस आ गया, बट उन्होंने आपको बोला कि सामान चाहिए, गुड्स बेचना अप्रैल में। तो जो सेल हुई वो हुई 15 अप्रैल को। आई रिपीट, एडवांस आ गया फेब में, बट आपने गुड्स बेचे अप्रैल में। तो आप बताओ रेवेन्यू कब दिखाओगे? जब पैसे आ गए तब, या जब गुड्स बेचे तब? रेवेन्यू कब दिखाते हैं? जब गुड्स बेचते हैं, जब सामान बिक गया तो रेवेन्यू दिखाएंगे इधर। ठीक है। इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल कहता है जिस टाइम गुड्स बिक गए, जिस टाइम सेल हो गई, सर्विसेज दे दी, उस टाइम रेवेन्यू दिखा दो। पैसे भले बाद में आए या पैसे पहले आए, डजंट मैटर। करेक्ट। अब आपका डाउट आएगा कि सर ये तो एक्रूअल जैसे ही है, तो एक्रूअल और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि एक्रूअल में भी मैंने ये बताया था जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखा दो। दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुनो। एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखा दो, और जिस टाइम के एक्सपेंसेस हैं उसी टाइम दिखा दो। वो इनकम की बात भी कर रहा है, एक्सपेंसेस की बात भी कर रहा है। लेकिन रेवेन्यू वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखा दो। ये एक्सपेंसेस की बात कभी नहीं करेगा, ये सिर्फ रेवेन्यू की बात करेगा, इनकम की बात। समझ पा रहे हो? इसमें दोनों आते हैं, इसमें बस रेवेन्यू आता है, इनकम आती है। तो ये ब्रॉडर टर्म है, ये बड़ी टर्म है, और वो नैरो टर्म है, वो छोटी टर्म है। क्लियर? ये बड़ी बात है, इसमें दोनों आते हैं, और इसमें बस रेवेन्यू आता है या इनकम आती है। ठीक है। दूसरी बात, अब ये आपका हो गया ब्रॉडर टर्म और ये हो गई नैरो टर्म। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल को, इट शोज एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड एंड इनकम व्हेन गुड्स आर सोल्ड। मतलब ऐसा प्रिंसिपल जो एक्सपेंसेस भी उसी टाइम दिखाता है और इनकम भी उसी टाइम दिखाता है। तो बताओ कौन सा है दोनों में से? तो आपको बोलना है एक्रूअल। ठीक है। और अगर बोला है आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल और बात कर रहे हैं सिर्फ इनकम की, ये प्रिंसिपल इनकम दिखाता है जिस टाइम होती है, सिर्फ इनकम की बात कर रहा है, तो आपको आंसर लिखना है रेवेन्यू। डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर लिखा हुआ है ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों उसी टाइम दिखाता है, तो ये आंसर। अगर वो बोल रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल है जो इनकम उसी टाइम दिखाता है जिस टाइम होती है, तो बात हो रही है रेवेन्यू। ठीक है। अब पढ़ो। तो अब करेंगे नंबर 12, प्रूडेंस। इसका एक और नाम होता है कंजर्वेटिज्म। मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल के नीचे एक लाइन लिखी है स्टार्टिंग में, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आई रिपीट, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मीनिंग है हिंदी में कि आप अपने आप कोई इनकम या प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, लेकिन लॉसेस दिखा सकते हो अपने आप। मतलब क्या है इसका? मान लो आपने किसी की हेल्प करी, सेल करवाने में हेल्प करी, ठीक है।
आपको लग रहा है कि वो कमीशन देगा, आपको सामने वाली पार्टी कमीशन देगी, बट अभी उसने कमिटमेंट नहीं करी है, उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया, आपको लग रहा है, तो आप अपने आप इनकम नहीं दिखा सकते जब तक सामने से पक्का ना हो जाए कि इनकम आएगी। ठीक है, भले ही पैसे आए या ना आए वो तो बात की बात है, बट अगर वो कमिटमेंट कर रहा है सामने से कि हाँ मैं दूंगा पैसे, तब तो आप इनकम दिखा सकते हो। आप अपने आप इनकम नहीं दिखा सकते कि मुझे लग रहा है कि आएगी, ऐसे नहीं दिखा सकते। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कोई नुकसान होने वाला है, वो आप दिखा सकते हो, भले ही अभी नहीं हुआ हो। ये क्या पॉइंट है, यहां देखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। ठीक है, कब से हम इसके बेसिक्स तो सीख ही रहे हैं थोड़े थोड़े, ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आता रहे और रटना ना पड़े। यहां पे दिखाते हैं हम रेवेन्यूज या इनकम्स। ठीक है, मान लो 10 lakhs, यहां पे दिखाते हैं एक्सपेंसेस 3 lakhs, प्रॉफिट है 7 lakhs, टैक्स पे करना पड़ता है। अब मान लो मेरा एक डेटर है, डेटर, और मुझे उससे 10 lakhs आने हैं। ठीक है, 10 lakhs मिलने हैं, 10 लाख रुपए, बट मार्केट में न्यूज आ गई कि वो लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहा, वो डूब रहा है, उसका बिजनेस डूब रहा है, और वो सबकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो सबको हाफ पेमेंट कर रहा है या 70% कर रहा है, पूरी पेमेंट सबको नहीं कर रहा, उसकी इमेज ही खराब हो चुकी है मार्केट में, आपको लग रहा है कि आपका पैसा भी डूबेगा। ठीक है, तो अभी उसने कुछ बोला नहीं है कि मैं पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, अभी वो टाइम नहीं आया, आपने उसको 2-3 महीने का टाइम दिया हुआ है, बट आपको लग रहा है कि नहीं ये देगा ही नहीं मेरे पैसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब जो आपके डेट्स हैं, डेटर हैं, आपको उन पे डाउट है, तो इसका नाम रखा गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको लग रहा है कि ये पैसा डूबेगा, सारा नहीं, 10%, 1 लाख डूबेगा, अभी डूबा नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि डूब जाएगा, तो आप इस नुकसान को दिखा सकते हो, अलाउड है। ठीक है, आई रिपीट, अगर डेटर से पैसे आने हैं और आपको उनके ऊपर डाउट है, तो आप इस डाउट को दिखा सकते हो नुकसान के अंदर, कि मुझे लग रहा है ये पैसा डूब जाएगा, इस नुकसान को दिखाना अलाउड है। प्रूडेंस यही कहता है, इनकम नहीं दिखा सकते अपने आप, अगर आपको लग रही है कि आने वाली है, अपने आप नहीं दिखा सकते, लेकिन नुकसान को दिखा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, एक एक्सपेंस दिखा दिया, टैक्स थोड़ा सा बचा लोगे। अब डाउट ये आएगा कि सर अगर कल को मान लो ये नुकसान नहीं हुआ और उसने पूरे पैसे दे दिए, तब क्या होगा? तो अगर कल को उसने पूरे पैसे दे दिए, तो आपको उसको इनकम में दिखाना पड़ेगा 1 लाख को, जो फालतू में नुकसान दिखाया है, अगले साल उसको इनकम दिखानी पड़ेगी, फिर टैक्स भरना पड़ेगा उस पर। बात तो एक ही आ गई। पॉइंट क्या है, अगर ये 1 लाख कल को नहीं डूबा, तो आपको इसको इनकम में दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, तब टैक्स भर देना। ठीक है, बट चांसेस है कि डूब जाएगा, क्योंकि आपको लग ही रहे। अब आप बोलोगे सर इनकम क्यों नहीं दिखा सकते, एक्सपेंसेस क्यों दिखा सकते हैं, व्हाई नॉट इनकम? तो इन्होंने क्या रखा है गवर्नमेंट ने, मान लो आपके रेवेन्यू है 10 लाख और खर्चे हैं 12 लाख, मान लो आप लॉस में आ गए। ठीक है, 2 लाख के लॉस में। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई पार्टनर, कोई प्रोप्राइटर लॉस में आते हैं, बिजनेसमैन लॉस में आते हैं, तो वो अपने आप को प्रॉफिट में दिखाने के लिए फेक इनकम्स दिखा देते हैं, क्योंकि लॉस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हमारे साथ, तो हम फेक इनकम दिखा देते हैं किसी भी नाम से, और 5-6 लाख की इनकम दिखा दी। इस पॉइंट को रोकना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आप फेक इनकम दिखा दोगे तो आप विंडो ड्रेसिंग कर दोगे। याद है विंडो ड्रेसिंग, अपनी पिक्चर को अच्छा दिखाना, तो वो इनकम को फालतू में नहीं दिखाना चाहते। तो जब तक इनकम कंफर्म नहीं हो जाती, आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फिर एक्सपेंसेस क्यों दिखा रहे हैं? एक बात बताओ, कोई अगर फेक एक्सपेंसेस दिखा भी देगा तो कितना दिखाएगा? 10%, 15%, ज्यादा एक्सपेंसेस भी कोई नहीं दिखाता। पहला रीजन, अलाउड ही नहीं है, एक लिमिट तक अलाउड है प्रोविजन दिखाना, डाउटफुल डेट्स को दिखाना एक लिमिट तक अलाउड है, 10%, 15%। दूसरा, अगर आप ज्यादा एक्सपेंसेस दिखाओगे ना, आप खुद का ही नुकसान करोगे। टैक्स तो बचा लोगे, बट लॉसेस में आ जाओगे, कौन इन्वेस्ट करेगा आपके साथ? अगर फर्म प्रॉफिट्स में जा रही है तो क्या इशू है, सब इन्वेस्ट तो करेंगे आपके साथ, सब लोग काम करेंगे। अगर आप जानबूझ के अपने आप को लॉसेस में दिखाओगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, लॉसेस अलाउ कर दिए,
जो ज्यादा कोई भी नहीं दिखाएगा, एक लिमिट तक चोरी होती है, और इनकम को अलाउ ही नहीं किया, ठीक है, तो बात वहीं पे आ जाएगी। अब आप पढ़ो। अब इसका एक और एग्जाम्पल है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखना। मान लो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, गुड्स पड़े हुए हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज के गुड्स पड़े हैं, ठीक है, बट मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू 800 है। मान लो कोई ऐसे गुड्स पड़े हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू अब थोड़ी कम हो जाएगी। आपको पता है या तो वो गुड्स खराब हो गए हैं या मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया तो इसकी अब वैल्यू नहीं रही, ठीक है। कोई भी ऐसा सामान है जिसकी अब मार्केट में वैल्यू कम हो गई है, तो हुआ क्या, 200 का नुकसान होने वाला है आपको, और प्रूडेंस क्या कहते हैं कि नुकसान को दिखा सकते हो, तो अब आप स्टॉक को इस वैल्यू में दिखा सकते हो, अलाउड है। पॉइंट क्या है, 1000 के गुड्स हैं जो मार्केट में 800 के बिकेंगे, अभी बिके नहीं है, 800 के बिकेंगे, आपको आइडिया हो चुका है, तो इस नुकसान को आप दिखा सकते हो। आप स्टॉक को 800 पे दिखा दो, 200 का नुकसान दिखा दो, ठीक है। एक और पॉइंट, मान लो स्टॉक है 1000 का, कॉस्ट प्राइस 1000 है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू 1500 है। आपको पता है कि ये 1500 का बिक जाएगा, अभी बिका नहीं है, बिक जाएगा, तो क्या आप इनकम को अभी से दिखा सकते हो? प्रूडेंस क्या कहते हैं, इनकम को नहीं दिखाना, तो इसको आप मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखा सकते, आपको कॉस्ट प्राइस पे दिखाना पड़ेगा। आई रिपीट, 1000 का स्टॉक है, 1500 में सेल हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, तो आप इस वैल्यू पे नहीं दिखा सकते। जब तक इनकम हो ना जाए, रेवेन्यू हो ना जाए, तब तक आप इस पे नहीं दिखाओगे, जब तक सामान बिक ना जाए, ठीक है, आपको इस पे दिखाना पड़ेगा। तो प्रूडेंस से कहता है लॉस दिखा सकते हो, कम में दिखा सकते हो, इनकम नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए एक लाइन है बहुत फेमस, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस whichever is low। ये लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is low। इसका मतलब क्या है, यहां देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is low। यहां देखो फर्स्ट एग्जांपल में जो लो है उस पे दिखा दो, क्यों, नुकसान दिखाना अलाउड है। और यहां देखो सेकंड एग्जांपल में क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे, यहाँ पे ये लो है, क्यों, इनकम दिखाना अलाउड नहीं है। तो बेसिकली दोनों में से जो भी कम वाली वैल्यू है उस पे दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो कम है उस पे दिखाएंगे। अगर मार्केट प्राइस कम है, लॉस दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है, बट अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है मत दिखाओ, तब तो कॉस्ट प्राइस पे दिखाओ, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्कूल्स में आएगी फॉर श्योर, इसको तो अच्छे से बोल्ड करके लिख लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करेंगे नंबर 13, फुल डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एज एन अकाउंटेंट, एज अ प्रोप्राइटर, आपको सारी बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए, अपने अकाउंट्स की, बिजनेस की सारी बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। कौन से लोगों तक, पब्लिक जो आपके अकाउंट्स देखना चाह रही है, गवर्नमेंट, बैंक्स, सबको सारी बातें डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो मशीनरी है, एक बड़ी मशीन, एक छोटी मशीन। जो आपकी मोस्टली प्रोडक्शन होती है वो बड़ी मशीन पे होती है। अब हुआ क्या, रिवाइज ने आपको 2 लाख जीन्स का ऑर्डर दिया कि हमारे लिए 2 लाख जीन्स बनाओ, बट आपकी बड़ी मशीनरी खराब हो गई है, ठीक है, और आपने जर्मनी से दूसरी मशीनरी मंगवाई है, बट उसको आने में 3 मंथ्स लग जाएंगे, शिप से आनी है, 3 मंथ्स लग जाएंगे। तो आप बताओ, क्या आप रिवाइज का ऑर्डर पूरा कर पाओगे टाइम पे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मशीनरी खराब है और वो आने में टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप ये बात रिवाइज को बता दोगे तो वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और कहीं और ले जाएंगे। तो इसलिए आपने ये बात बताई नहीं, आपने जानबूझ के नहीं बताई कि कोई बात नहीं, ऑर्डर को डिले कर देंगे, थोड़े बहाने कर देंगे, बट देखा जाए तो ये गलत है, दिस इज नॉट लीगल। तो फुल डिस्क्लोजर बनाया गया कि आपको अपनी सारी बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई करता नहीं है, बट एज अ रूल करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी मशीनरी खराब है और आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे
ये फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, एक और बात, मान लो आपके ऊपर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब ये आपके लिए नया वर्ड है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये होता है कोई ऐसी लायबिलिटी है आपके ऊपर जो शायद आपको देनी पड़े या शायद आपको ना देनी पड़े। मतलब आपके ऊपर ये लायबिलिटी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। जैसे कि सपोज आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस, ठीक है। अगर आप जीत गए तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बट अगर हार गए तो पेमेंट देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, जो आपके ऊपर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले मैगी कंपनी के ऊपर केस हुआ था, जो मैगी हम खाते हैं उनके ऊपर केस हुआ था। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कंटीजेंट लायबिलिटी थी, अगर हार गए तो पैसे चुकाने पड़ेंगे और अगर जीत गए तो बच जाएंगे। ठीक है, तो आप सोचो एज अ बिजनेसमैन क्या आप कभी इस लायबिलिटी को शो करोगे? नॉर्मली लोग नहीं करते, बट करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये रूल है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कोई मेथड चेंज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर रिटर्न डाउन। ठीक है, और हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी में कि हमें एक मेथड फॉलो करना चाहिए, ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। बट अगर आप मेथड चेंज करते हो, इससे इस मेथड से आप इस मेथड पे आते हो, तो मैंने आपको बताया था डिस्क्लोज करना चाहिए। और वो कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो देन आपको अपने अकाउंट्स के नीचे इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है डिस्क्लोज करने में, तो इसको तो आराम से सब कर देंगे। पॉइंट क्या है, लीगल वे से ये बात हो रही है कि आपको अपने सारी इंपॉर्टेंट बातें, सारे फैक्ट्स ये डिस्क्लोज करने चाहिए, भले वो कंटीजेंट लायबिलिटी हो, भले ही मेथड चेंज हो, भले आपकी प्रोडक्शन कम हो रही हो बिकॉज ऑफ ये जो मशीनरी डैमेज हुई। ठीक है, एक और, अगर आपके यहाँ स्ट्राइक चल रही है, लेबर काम नहीं कर रही, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, तो आपको इस बात को भी डिस्क्लोज करना चाहिए क्योंकि आपकी प्रोडक्शन रुकी हुई है। ठीक है, तो यहां तक ओके, अब आप पढ़ लो। अब करेंगे नंबर 14, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर के एक्सेप्शन है, उसके ऑपोजिट जाता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है। कैसे? मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप सारी बातें डिस्क्लोज करो या ना करो कोई बात नहीं, बट जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मटेरियल बातें हैं जिससे लोगों के डिसीजन चेंज हो सकते हैं, वो बातें जरूर बताओ। आई रिपीट, ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मटेरियल बातें जिससे लोगों के डिसीजन बदल सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करें या ना करें, ऐसी बातें जरूर डिस्क्लोज करो। सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब जो इररिलेवेंट बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, अगर वो डिस्क्लोज नहीं भी करोगे कोई टेंशन नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बातें जरूर बतानी है। ठीक है, अगर आपने वो बातें नहीं बताई जो मेन है तब हम केस करेंगे, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखो, सपोज ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, दो कंपनीज हैं, बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने रिपेयर्स पे खर्चा किया, रिपेयर्स पे इसने करे 2 लाख खर्च और इसने करे 10 लाख खर्च। ठीक है, तो आप बताओ किसके लिए बड़ी बात है, किसके लिए छोटी बात है? देखने से शायद आपको लग रहा होगा कि सर 10 लाख बड़ी बात होगी तो इसको दिखानी जरूरी है, रिपेयर्स को दिखाना जरूरी है, 2 लाख छोटी बात होगी तो ये चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। कौन सी कंपनी के लिए बड़ी बात है या छोटी बात है डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे। अब देखना, इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब जो इसकी सेल्स है वो है 5 लाख, ठीक है, और इसकी जो टर्नओवर है, जो सेल्स है वो है 500 करोड़, कुछ रिलायंस टाइप कंपनी होगी वो। तो यहां पे देखो, ये 5 लाख की सेल कर रहा है और 2 लाख की रिपेयर कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। 5 लाख में से 2 लाख तो आपने खर्च कर दिए, ठीक है,
तो ये बात बताना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये मटेरियल बात है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट आधा पैसा खर्च कर दिया अपनी सेल्स का, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये 500 करोड़ की टर्नओवर रखता है, ठीक है। 10,000 वैसे आई नो कि छोटी बात नहीं होती, बट जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ है उसके लिए 10-12 लाख छोटी बात ही है। तो अगर इसने गलती से नहीं भी दिखाया तो इसके ऊपर कोई केस नहीं करेगा कि आपने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो किसके लिए मटेरियल बात है या नहीं है डिपेंड करता है उसकी टर्नओवर या प्रॉफिट पे, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लो ए लिमिटेड है जिसके पास प्रॉफिट मार्जिन होता है या टर्नओवर होती है, चलो टर्नओवर से डिस्कस करते हैं। सेल्स होती है 5 लाख की, 5 लाख की सेल्स होती है, और इसने कोई एसेट खरीदा, एसेट 1 लाख का, तो ये दिखाना जरूरी है या नहीं है? ऑब्वियसली ये मटेरियल बात है, 20% पैसा खर्च हो गया तो ये जरूरी है, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसने मान लो स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी 500 की, तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? स्टेशनरी खरीदना बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है। तो अगर वो ये दिखाना भूल भी गया बाई चांस, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई केस नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ दिखाओ, मटेरियल प्रिंसिपल ये कहता है जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो जरूर दिखाओ, जिससे हमारे डिसीजन चेंज होने वाले हैं। छोटी मोटी बातें कोई टेंशन नहीं है, उसको एक्सपेंस में डाल दो। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी छोटी बात होती है, वो जाती है एक्सपेंस में, उसको नॉर्मली एक्सपेंस में डाल दो। उसके लिए हम एसेट का कॉलम नहीं ओपन करते। अब समझ पा रहे हो? अगर कोई और एसेट लिया तो दिखाएंगे, स्टेशनरी खरीदी एक्सपेंस में दिखा देंगे, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ दिखाओ, मटेरियलिटी कहता है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो रेलिवेंट हैं, जिससे डिसीजन बदलते हैं, वो जरूर दिखाओ। क्लियर? अब पढ़ें। सो गाइस, अब हमारे सारे प्रिंसिपल्स हो गए। अब आप लोग एक बार सारे प्रिंसिपल्स को रिवाइज कर लो 1 से लेके 14 तक ऑल। फिर उसके बाद मैं एक असाइनमेंट दूंगा और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू।